नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे हरियाणा एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, पुलिस या अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। आज की इस विस्तृत चर्चा में एक बेहद खास और ऐतिहासिक विषय पर गहराई से अध्ययन होने वाला है। बिल्कुल, और ये विषय हरियाणा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है। हाँ, और इस जिले को बहुत गर्व के साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी की। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं और जो नोट्स उपलब्ध हैं, वो विशेष रूप से राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी के लिए हैं। जैसे कि एचएसएससी, एचपीएससी और सीईटी जैसी परीक्षाएं। हाँ, तो इन परीक्षाओं की दृष्टि से रेवाड़ी जिले से जुड़े ऐतिहासिक और सांख्यिकी या फिर जो भौगोलिक तथ्य हैं, वो बहुत अहमियत रखते हैं। और आज का मुख्य लक्ष्य भी यही है कि इन भारी भरकम तथ्यों को सरल भाषा में डिकोड किया जाए। बिल्कुल, ताकि ये जानकारी एकदम स्पष्ट हो जाए। और इस चर्चा में सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगती है वो ये है कि रेवाड़ी की पहचान केवल इसकी समृद्ध संस्कृति तक सीमित नहीं है। एकदम सही। अगर आज के परिदृश्य को देखा जाए तो ये जिला एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक और औद्योगिक हब, मतलब इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। तो इतिहास और आधुनिक विकास का ये जो शानदार तालमेल है वो बहुत कम देखने को मिलता है। इसीलिए उपलब्ध जानकारी के हर एक पहलू का विश्लेषण करना परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। हाँ, सांख्यिकी डेटा से शुरुआत करना सही रहेगा। अगर रेवाड़ी के गठन पर नजर डाली जाए तो ये 1 नवंबर 1989 को अस्तित्व में आया था। और इससे पहले यह क्षेत्र महेंद्रगढ़ जिले का हिस्सा हुआ करता था। मतलब इसे महेंद्रगढ़ से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया था। हाँ, और प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो ये गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आता है। और एनसीआर का हिस्सा भी है ना? बिल्कुल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है। अब अगर 2011 की जनगणना के आधार पर इसके सांख्यिकीय डेटा को देखें तो जिले का कुल क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की कुल जनसंख्या 9,03,332 दर्ज की गई है। साक्षरता दर भी काफी अच्छी है। नोट्स के अनुसार ये 80.99% है, जो इसे शिक्षा के मामले में काफी अच्छी स्थिति में रखता है। और प्रशासनिक सहूलियत के लिए जिले को 3 उपमंडलों में बांटा गया है, रेवाड़ी, बावल और कोसली। हाँ, कोसली। ये डेटा परीक्षा के लिए बहुत सीधा और स्पष्ट है। लेकिन अक्सर सांख्यिकी में कुछ ऐसे छिपे हुए पैटर्न होते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात के आंकड़े, ये एक बहुत ही अलग कहानी बताते हैं। बिल्कुल, डेटा बताता है कि रेवाड़ी का जनसंख्या घनत्व 560 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब अगर इसकी तुलना पूरे हरियाणा राज्य के औसत घनत्व से की जाए जो कि 573 है, तो ये उसके बिल्कुल करीब है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहाँ शहरी और ग्रामीण संरचना का एक बहुत ही संतुलित ढांचा है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है यहाँ का लिंगानुपात। ये 899 है। और यही आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि आमतौर पर इंडस्ट्रियल इलाकों में बाहर से पुरुष कामगारों के आने के कारण लिंगानुपात काफी गिर जाता है। सही बात है। एक बड़े औद्योगिक जिले में 999 का आंकड़ा होना यह साबित करता है कि यहाँ का सामाजिक ताना बाना औद्योगिक दबावों के बावजूद काफी मजबूत है। ये कई अन्य औद्योगिक जिलों की तुलना में एक काफी बेहतर और सकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। यह एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। आंकड़ों से तो ये स्पष्ट है कि रेवाड़ी काफी संतुलित है। लेकिन अगर इसके भूगोल पर नजर डाली जाए तो इसकी लोकेशन इसे और भी दिलचस्प बना देती है। भौगोलिक दृष्टि से रेवाड़ी की स्थिति बहुत ही रणनीतिक है। हाँ, इसे राजस्थान और हरियाणा के बीच एक बफर क्षेत्र माना जाता है। बफर क्षेत्र होने का मतलब है कि इसकी सीमाएं कई अलग-अलग हिस्सों को जोड़ती हैं। तो अगर हम इसके सीमाओं को देखें तो इसके उत्तर में झज्जर जिला है और पश्चिम में महेंद्रगढ़ लगता है। पूर्व और उत्तर पूर्व की तरफ देखें, उस तरफ गुरुग्राम है। और दक्षिण पूर्व में ये राजस्थान के अलवर जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसी भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ की जलवायु भी बहुत प्रभावित होती है। बिल्कुल, अरावली पर्वत श्रृंखला की मौजूदगी और राजस्थान के बेहद करीब होने के कारण यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क है। मतलब सेमी एरिड प्रकार की जलवायु है। और नदियों की बात करें तो जिले की प्रमुख नदियां साहिबी और कृष्णावती हैं। परीक्षा के नजरिए से
एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल है जो इस डेटा में दिया गया है। मसाणी बैराज। हाँ, मसाणी बैराज, जो इसी साहिबी नदी पर बना हुआ है। और सिर्फ नदियां ही नहीं, प्राकृतिक संसाधनों में खनिजों का भी विशेष महत्व है। रेवाड़ी का जो कुंड क्षेत्र है वो स्लेट पत्थर के उत्पादन के लिए पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है। तो अगर इस पूरी भौगोलिक जानकारी को समेटा जाए तो अरावल की पहाड़ियों की मौजूदगी यहाँ के सूक्ष्म जलवायु को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। इसी वजह से ये पूरा क्षेत्र शुष्क खेती और औद्योगिक विकास के लिए एक विशेष भौगोलिक लाभ की स्थिति में रहता है। प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक स्थिति का ये संगम ही इसे उद्योगों के लिए इतना अनुकूल बनाता है। भूगोल के बाद अब अगर इतिहास की तरफ रुख किया जाए तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है और सीधे महाभारत काल से जुड़ता है। इतिहास की बात चली रही है तो रेवाड़ी के नामकरण की कहानी बहुत ही रोचक है। हाँ, जो जानकारी हमारे पास है वो पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती को ये क्षेत्र उपहार के रूप में दिया था। और ये जानना अहम है कि रेवती जी का विवाह भगवान बलराम से हुआ था। तो अपनी पुत्री के नाम पर ही राजा ने इस जगह को रेवावाड़ी नाम दिया। और समय के साथ बोली और भाषा के बदलाव के कारण यही रेवावाड़ी शब्द धीरे धीरे रेवाड़ी में बदल गया। कहानियों से निकलकर अगर कुछ ठोस ऐतिहासिक हस्तियों की बात की जाए तो दो बहुत ही प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियों का विशेष रूप से जिक्र मिलता है नोट्स में। पहले हैं सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें इतिहास में हेमू के नाम से ज्यादा जाना जाता है। हेमू का रेवाड़ी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक जुड़ाव था। उन्होंने यहाँ पीतल की तोपें बनाने का कारखाना स्थापित किया था। और दूसरी महान हस्ती हैं राव तुलाराम। उनका जीवन काल 1825 से 1863 तक रहा। वे 1857 की क्रांति के महानायक थे और उन्हें अहीरवाल का शेर कहा जाता है। राव तुलाराम का सीधा संबंध रेवाड़ी के रामपुरा गांव से था। देश के लिए उनके इसी सर्वोच्च बलिदान को याद रखने के लिए हरियाणा में हर साल 23 सितंबर का दिन शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीतल की तोपों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक ये वाकई एक गौरवशाली इतिहास है। अब इसी तोप के कारखाने वाले बिंदु से अर्थव्यवस्था, उद्योग, कृषि और पशुपालन का परिदृश्य जुड़ता है। जैसा कि हेमू के समय के पीतल कारखाने की बात हुई, रेवाड़ी के पीतल के काम को लेकर एक बहुत ही पुरानी और विशिष्ट पहचान रही है। इसी ऐतिहासिक और व्यावसायिक विशिष्टता के कारण इसे पीतल नगरी या ब्रास सिटी कहा जाता है। लेकिन आज की अर्थव्यवस्था केवल पीतल तक सीमित नहीं है। यहाँ बहुत बड़े औद्योगिक गलियारे विकसित हो चुके हैं। इनमें सबसे प्रमुख है धारूहेड़ा। धारूहेड़ा में हीरो मोटोकॉर्प का दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल निर्माण संयंत्र यानी प्लांट स्थित है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तथ्य है। बिल्कुल, और बावल को पूरे दक्षिण हरियाणा का औद्योगिक केंद्र माना जाता है। यहाँ कई बड़ी बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों की इकाइयां मौजूद हैं, जैसे कि हार्ली डेविडसन, यूनाइटेड ब्रूअरीज और कई पेट्रोकेमिकल इकाइयां। इसके साथ ही बावल लॉजिस्टिक के लिहाज से भी अहम है, क्योंकि यहाँ एक इनलैंड कंटेनर डिपो मौजूद है, जिसे सूखा बंदरगाह कहते हैं। हाँ, वो भी पूरी तरह से कार्यरत है। उद्योग तो अपनी जगह है, लेकिन अर्थव्यवस्था में कृषि और विशेषकर पशुपालन का भी बड़ा योगदान है। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में रेवाड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उपलब्ध डेटा के अनुसार हरियाणा के 2026-27 के बजट में रेवाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है। यहाँ 300 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक मिल्क प्लांट प्रस्तावित किया गया है। इस प्लांट की क्षमता 5 लाख लीटर प्रतिदिन होगी। इसके अलावा एक और बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रेवाड़ी जिला पूरे राज्य में बकरी के दूध उत्पादन में 5वें स्थान पर आता है, जो राज्य के कुल उत्पादन का 8% हिस्सा है। ये सच में एक बहुत ही विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था है। और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कनेक्टिविटी। परिवहन, रेलवे और नेशनल हाईवे के मामले में रेवाड़ी केवल हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के रेल इतिहास और भविष्य के लॉजिस्टिक नेटवर्क का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। सबसे पहले रेवाड़ी रेलवे जंक्शन को ही ले लीजिए। ये पूरे हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जंक्शन है। अगर मार्ग दिशाओं की बात की जाए तो यहाँ से 6 अलग अलग दिशाओं में ट्रेनें जाती हैं। इस मामले में उत्तर भारत में मथुरा के बाद रेवाड़ी का ही दूसरा स्थान आता है। और लॉजिस्टिक भविष्य के बारे में जो बात कही गई है उसका संबंध न्यू रेवाड़ी जंक्शन से है। एकदम सही। न्यू रेवाड़ी जंक्शन को विशेष रूप से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DFC के लिए ही बनाया गया है। ये कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए एक अलग और समर्पित ट्रैक है। न्यू रेवाड़ी जंक्शन इस DFC नेटवर्क पर
दादरी को मदार रूट से जोड़ने का एक बेहद महत्वपूर्ण काम करता है। रेलवे के इतिहास के संबंध में भी यहाँ एक बहुत खास चीज मौजूद है, जिसे स्टीम लोको शेड कहा गया है। ये रेवाड़ी की एक बहुत ही अनूठी विरासत है। यहाँ भारत का इकलौता जीवित स्टीम लोको शेड मौजूद है। जीवित का अर्थ है कि यहाँ आज भी पुराने भाप इंजनों का रखरखाव होता है। इसी शेड में दुनिया का सबसे पुराना चालू भाप इंजन रखा हुआ है, जिसे फेरी क्वीन कहा जाता है। ये इंजन 1855 का है और इसे यहाँ बहुत ही सहेज कर संरक्षित किया गया है। इसके अलावा अगर सड़क परिवहन यानी राजमार्गों की बात की जाए तो काफी सारे नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरते हैं। नेशनल हाईवे 48 जो दिल्ली जयपुर हाईवे है और नेशनल हाईवे 11 जो रेवाड़ी जैसलमेर हाईवे है। साथ ही नेशनल हाईवे 352 और नेशनल हाईवे 71 इस जिले की आर्थिक रीढ़ माने जाते हैं। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी होने का एक बड़ा फायदा पर्यटन को भी मिलता है। परीक्षा में अक्सर धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। रेवाड़ी के प्रमुख धार्मिक स्थलों से शुरुआत करें तो सबसे पहले श्री घंटेश्वर महादेव मंदिर का नाम आता है। यह एक 3 मंजिला भव्य मंदिर है और इसकी खासियत ये है कि यहाँ सनातन धर्म के लगभग सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इसके बाद सर्विलावी मंदिर का जिक्र मिलता है। ये 103 साल पुराना मंदिर है जो पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि इसकी छत पर सोने की परत यानी गोल्ड प्लेटिंग चढ़ी हुई है। इसके अलावा दरौली गांव में स्थित स्वामी शरणानंद मंदिर अपनी आध्यात्मिक शांति के माहौल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सांगवारी में बाबा रघुनाथ मंदिर और बलवारी में बाबा पुरुषोत्तम दास मंदिर भी जिले के प्रमुख धार्मिक केंद्रों में गिने जाते हैं। ऐतिहासिक धरोहरों की बात करें तो यहाँ रानी की ड्योढ़ी, राव तुलाराम का महल, लाल मस्जिद और इब्राहिम 12 हजारी का मकबरा जैसी महत्वपूर्ण संरचनाएं मौजूद हैं। और वन्यजीव संरक्षण के लिए भी रेवाड़ी में खास जगह हैं। इनमें नाहर वन्यजीव अभयारण्य और झाबुआ का मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र शामिल हैं, जो पर्यावरण और वन्यजीवों की दृष्टि से बहुत अहम है। अब पर्यटन और वन्यजीवों से आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही संवेदनशील, गौरवपूर्ण और बेहद सम्मानजनक विषय पर आते हैं। सैन्य गौरव और रेजंग ला का युद्ध। रेवाड़ी के सैन्य इतिहास में रेजंग लॉ की लड़ाई सचमुच स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। ये घटना 18 नवंबर 1962 की है। डेटा के अनुसार 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 अहिर जवानों ने 3000 चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया था। 120 जवानों का 3000 सैनिकों से मुकाबला, ये अतुलनीय बहादुरी की मिसाल है। युद्ध की भीषणता और हमारे सैनिकों के जज्बे का प्रमाण ये तथ्य है कि इस लड़ाई में 114 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। जब बाद में बर्फ पिघली तो कई जवान अपनी ट्रेंच यानी खाइयों में उसी पोजीशन में जमे हुए पाए गए जैसे वो लड़ रहे थे। उन्होंने पीछे हटने के बजाय लड़ते हुए जान देना चुना। इन 120 बहादुर सैनिकों की याद में रेवाड़ी में एक भव्य युद्ध स्मारक बनाया गया है, जिसे अहीर धाम के नाम से जाना जाता है। ये अहीर धाम पूरे अहिरवाल क्षेत्र के अदम्य साहस और देशभक्ति का प्रतीक है। इसी सैन्य और साहस वाले पहलू में एक और बहुत ही प्रेरणादायक नाम शामिल है, संतोष यादव का। वे प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है। उनका संबंध भी रेवाड़ी के जोनियावास गांव से ही है। अहीर धाम के वीरों और संतोष यादव जी के इस गौरवपूर्ण इतिहास को समझने के बाद अब तक जो कुछ भी चर्चा हुई है उसे परीक्षा के लिए तेजी से समेट लेते हैं। एक त्वरित सारांश यानी क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है ताकि सभी तथ्य दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। बिल्कुल, तथ्यों को तेजी से दोहरा लेते हैं। रेवाड़ी के माजरा में हरियाणा का पहला एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किया जा रहा है। गोठरा टप्पा खोरी वो जगह है जहां सैनिक स्कूल स्थित है। कुंड क्षेत्र स्लेट पत्थर के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जिले के प्रमुख उपनामों की बात करें तो इसे पीतल नगरी, वीरभूमि और अहीरवाल का लंदन कहा जाता है। कृषि अनुसंधान केंद्र बावल में स्थित है। परिवहन की दृष्टि से ये हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अगर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को तेजी से दोहराया जाए तो डीएफसी के अंतर्गत न्यू रेवाड़ी जंक्शन दादरी को मदार से जोड़ता है। वो 103 साल पुराना मंदिर जिसकी छत पर सोने की परत चढ़ी है, वो सर्गवी मंदिर है। 18 नवंबर 1962 के रेजंगला युद्ध के 120 बहादुरों की याद में बने स्मारक को अहीर धाम कहते हैं।
और 2026-27 के बजट में प्रस्तावित 5 लाख लीटर क्षमता वाला मिल्क प्लांट 300 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। अंत में माउंट एवरेस्ट विजेता संतोष यादव का संबंध जोनियावास गांव से है। इन सारे तथ्यों को अगर हम देखें तो चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। अगर पूरी स्रोत सामग्री को एक साथ रखकर देखा जाए तो एक बहुत ही हैरान करने वाली और शानदार कहानी सामने आती है। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि जो जगह पौराणिक काल में राजा रेवत द्वारा अपनी बेटी को केवल एक उपहार के रूप में दी गई रेवाड़ी थी, वही जगह आज के आधुनिक दौर में न्यू रेवाड़ी जंक्शन के रूप में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए पूरे देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था का भारी भरकम भार उठा रही है। पौराणिक जड़ों से शुरू होकर इस अत्याधुनिक औद्योगिक विकास तक का ये सफर सच में कितना अद्भुत है। एक राजा के उपहार फेरीतर देश के सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब और वीर भूमि बनने तक की यह कहानी हर विद्यार्थी के लिए बेहद उपयोगी है। मुझे भी ये लगता है कि तथ्य अब काफी स्पष्ट हो गए होंगे। उम्मीद है कि आज के इस विस्तृत अध्ययन सत्र से परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। इस ज्ञानवर्धक और शानदार चर्चा के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर बहुत खुशी है। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। अध्ययन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल एग्जाम एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी आपको पढ़ाया जाए उसकी PDF भी आपको मिल सके।